गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो वहाँ रह गई थी वो बता देता हूँ। आपने एक तो पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक आपने पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मात्रा पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये हमारी बात हो गई थी। अगली बात जो है वो ये है कि अगर मैं एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान देना, को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूं, दूसरी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। किस तरह से वो देखिए। मेरे पास है, मान लीजिए, मास, जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं, और मेरे पास है वॉल्यूम, जिसे हम आयतन बोलते हैं। आप जानते हैं ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखाया था, और ये दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इन दोनों का जब मैंने रेशियो लिया तो आप जानते हैं ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, घनत्व का। जब मास और वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन का जब मैं अनुपात लेता हूं तो मेरे पास क्या आती है? घनत्व आती है, डेंसिटी आती है। और आप जानते हैं, अभी मैंने लिखाया था आपको कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको हम और अच्छे से एलाबोरेट करके अगर किसी क्वेश्चन के टर्म्स में पढ़ें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए X एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, X एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है फॉर n मोल ऑफ सबस्टेंस ऑफ सिस्टम, फॉर n मोल ऑफ मैटर, कर दो, मैटर ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम आपने लिया है उसमें n मोल मैटर है या सब्सटेंस है, उस n मोल मैटर का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है x, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो मैंने क्या किया, अगर इसको n से डिवाइड कर दिया, n मोल से डिवाइड कर दिया, तो जो अब प्रॉपर्टी आने वाली है वो मोलर प्रॉपर्टी आएगी। अब उसका अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ये एक मोल के लिए आ गई, ठीक है जी। अब कितना ही बढ़ा दो, कितना ही मोल ले लो, लेकिन एक मोल के लिए जो वैल्यू है वो तो फिक्स है ना। तो जब एक मोल के लिए कोई वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब वो मात्रा पे निर्भर नहीं कर रही, और मात्रा पे निर्भर नहीं कर रही है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं ये जो मोलर वैल्यू आई है किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, अगर मैं मोलर वैल्यू निकालता हूं तो वो भी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आ गया होगा समझ में। जिस तरह से और एग्जांपल देते हैं, हमने लिया था हीट कैपेसिटी, मैंने हीट कैपेसिटी लिया था, तो हीट कैपेसिटी जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर मैं इसका मोलर वैल्यू ले लूं तो मैं लिखूंगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मैंने लिया था मोलर वॉल्यूम, तो वो एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं। इसी तरह से हमने लिया था मोलर वॉल्यूम, जो मोलर वॉल्यूम जो लिया था
मोलर आयतन, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसी तरह से हमने और भी लिया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी हमने कोई फिक्स अमाउंट के लिए निकाल लिया। तो अमाउंट, जब किसी फिक्स अमाउंट की कोई वैल्यू है, जैसे ये 1 मोल के लिए है, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो एक्सटेंसिव रह नहीं सकती। एक्सटेंसिव में अमाउंट बनाने पे वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई वैल्यू कोई फिक्स अमाउंट के लिए जैसे 1 मोल के लिए है, तो वो अमाउंट बनाने पे 1 मोल के लिए वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। ये है सीधी सी बात। तो वो सारी बातें हैं, जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। आ गया समझ में? जैसे मान लीजिए जितने अमाउंट में मास बढ़ा रहे हो उतने अमाउंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी अभी कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में? जो रेशो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जिस अमाउंट में मास बढ़ाओगे, साहब आपने अमाउंट बढ़ा दिया, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होते। इसलिए तो ये सारी चीजें हम समझ में आ गई होंगी। अगली बात पढ़ते हैं। अगली बात और भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, और वो आपको याद भी रखनी है। अगला पॉइंट है वो सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए, वो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जो इस सिस्टम की जानकारी रखती हैं। ठीक है जी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये 2 तरीके की होती हैं। एक प्रकार की होती हैं स्टेट फंक्शन, और दूसरी होती है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को स्टेट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो स्टेट फंक्शन है उसको स्टेट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं, इसको स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्या है साहब, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी भी सिस्टम के बारे में, मान लीजिए कोई सिस्टम इस स्टेट में है, स्टेट 1, और यहां से इसमें कुछ चेंज आए और सिस्टम अब अगली स्टेट में आ गया, जिसको मैंने कहा स्टेट 2। ठीक है जी। सिस्टम यहां से यहां आ गया, ये जो चीज है इसे मैं पाथ कहूंगा। ये वाला पाथ भी फॉलो करके आ सकता है, ये दो अलग अलग पाथ फॉलो करके आ सकता है। ये एक स्टेट में था और अब ये स्टेट में आ गया 2 में। जैसे सुबह सुबह दिन का अगर देखा जाए तो सुबह का जो स्टेट है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। जैसे जैसे दोपहर होती है तो एक अलग स्टेट आ जाती है, अलग टेम्परेचर होता है, अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो एक मॉर्निंग से दोपहर में आने में सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जब कोई सिस्टम आता है, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जब कोई सिस्टम आता है, तो एक पाथ को फॉलो करता है। ठीक है जी। अब कुछ क्वांटिटी केवल इन स्टेट पे डिपेंड करती हैं और कुछ क्वांटिटी स्टेट्स पे भी डिपेंड करती हैं और पाथ पे भी डिपेंड करती हैं। तो जो पाथ फंक्शन है ये किसी भी सिस्टम के स्टेट पे भी डिपेंड करता है, साथ ही उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो वो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी पाथ फंक्शन कहलाती हैं। वो कौन सी हैं? वो क्वांटिटी है हीट और वो क्वांटिटी है वर्क। तो जब आप देखेंगे, ध्यान देना, अगर ये स्टेट 1 है तो यहां पर जो हीट है वो Q1 है और यहां पर हीट है जो Q2 है। ठीक है जी। यहां पर वर्क है वर्क डन 1 और यहां पर वर्क डन क्या है 2। वो सिस्टम ने किया, सिस्टम पे किया गया, वो बाद में देखेंगे। तो आप 2 चीज देखने वाले हैं कि ये पाथ पे भी डिपेंड करता है और ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो आप सिंगल क्यू भी देखेंगे, अगर पाथ के रेशियो में आ रहा है, पाथ में यूज हो रहा है तो अकेला क्यू भी देखेंगे,
और स्टेट के कन्वर्जन में देखेंगे तो आप डेल क्यू भी देखेंगे। सिमिलरली आपको डेल डब्ल्यू भी मिलेगा, डेल वर्क भी मिलेगा और आपको सिर्फ वर्क भी मिलेगा कैलकुलेशन में। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या है, केवल सिस्टम के एक स्टेट पे डिपेंड करती हैं। जैसे ये मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये प्रारंभिक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल स्टेट है, तो ये केवल इनके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। तो जिस तरह से मान लो प्रेशर P1 यहां ले लिया और प्रेशर P2 यहां ले लिया। अब P1 से P2 प्रेशर हुआ है, स्टेट फंक्शन में केवल प्रेशर बताएगा वो, उस पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है कि बीच में कितना चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ। जबकि हीट में हम बीच का भी स्टडी कर सकते हैं कि कितना हीट लिया इसने, कितना हीट रिलीज किया। सेम काम हम वर्क पे भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन हमें केवल सिस्टम का स्टेट का जानकारी देते हैं। ओनली डिस्क्राइब ए सिस्टम इन ए स्टेट, केवल ये किसी एक स्टेट में सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। ये सिस्टम को स्टेट में भी डिस्क्राइब करेगा, पाथ में भी डिस्क्राइब करेगा। ये बात ध्यान रखना। एक्चुअली बच्चे क्या याद रखते हैं कि पाथ फंक्शन केवल पाथ को डिस्क्राइब करता है, नहीं, ये स्टेट को भी डिस्क्राइब करेगा, साथ ही पाथ को भी डिस्क्राइब करेगा। ठीक है जी। तो स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ सिस्टम, आगे देखो इसको आप इस तरह से याद रखिए, जैसे P आपको डेल P यहां बहुत मिलेगा, अकेला P नहीं मिलेगा। प्रिंस हो ऐसा G T V सीरियल जैसा, आप इसको इस तरह से याद रखें। तो H आपको स्टेट में बताएगा तो डेल H मिलेगा, डेल E के फॉर्म में मिलेगा, डेल G के फॉर्म में मिलेगा, T आपको डेल T के फॉर्म में मिलेगा, V भी ज़्यादातर यूज डेल V के फॉर्म में होगा और डेल S के फॉर्म में होगा। व्हाट इज दिस, ये है प्रेशर, ये है बेटा एंथैल्पी, ये है बेटा इंटरनल एनर्जी, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये है टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम और ये है एंट्रोपी। ये सारा सिस्टम है। तो ये सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन आपको याद रखने, और ये पाथ फंक्शन आप याद रख लो, हीट और वर्क। और स्टेट फंक्शन आपको याद करने हैं, प्रिंस हो ऐसा, GTV सीरियल जैसा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में ये सवाल आता है कि निम्न में से कौन पाथ फंक्शन है, निम्न में से कौन पाथ फंक्शन नहीं है। एक सवाल ये आ सकता है कि जो पाथ फंक्शन है वो स्टेट्स के बारे में बताते हैं या पाथ के बारे में बताते हैं। तो आप याद रखेंगे दोनों के बारे में बताते हैं। वो जो रास्ता है उसके बारे में भी बताएगा और उस दोनों के स्टेट्स के बारे में भी बताएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको वो दो तरह की होती हैं, स्टेट फंक्शन होती हैं और पाथ फंक्शन होती हैं। इसको पथ फलन बोलते हैं और इसको अवस्था फलन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था फलन। और इसको बोलते हैं बेटा पथ फलन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी। जो पथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, वह उसकी अवस्थाओं पे भी डिपेंड करता है, वो पथ फलन होता है। जो केवल अवस्थाओं पे निर्भर होता है उसे अवस्था फलन कहते हैं। तो जितना भी हम यहाँ एंथैल्पी पढ़ेंगे, डेल एच पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ेंगे। जितना भी इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे वो डेल ई पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे। जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे वो डेल जी पढ़ेंगे, जी नहीं पढ़ेंगे। जितना भी हम टेम्परेचर पढ़ेंगे वो डेल टी पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे। वॉल्यूम भी यहाँ यूज़ करेंगे, हालांकि वी हम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ डेल वी यूज़ होगा। इसी तरह से एंट्रोपी जो हम पढ़ेंगे वो डेल एस होगा। अभी आपको बाद में पता चलेगा कि क्या होता है डेल एस, क्या होता है डेल जी, क्या होता है डेल एच। ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने से अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लो एक आदमी है, ये सीढ़ियों से नीचे आता है,
अब मैं बता रहा हूँ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का फर्क। यहां पर इस कैंडिडेट का काइनेटिक एनर्जी बोल दो, या फिर आप बोल दो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, या आप काइनेटिक एनर्जी बोल दो, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी 1 है, ठीक है जी। जब ये बंदा यहां पर आ गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी 2 है, ठीक है। लेकिन ये जब बंदा यहां से यहां आ रहा है तो इसका जो ये पाथ है, ये जो इसका रास्ता है, इस रास्ते का कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब इसका वर्क डन निकालो, आप मुझे इस सिस्टम का इतने में काम करने में कितना वर्क डन हुआ ये आप निकालो, तो बिल्कुल ये मेजरेबल है, ये निकाल सकते हैं। ये पथ में कितना इसने वर्क किया, तो जो पथ में काम आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है बिटवीन चेंज के मध्य में, ये हो गया पथ इस तरह से, तो चेंज के मध्य में जो फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम के लिए डिस्क्राइब होती हैं, पथ में जो सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं, दो अवस्थाओं के बीच में जो भी चेंजेज आते हैं उन चेंजेस को जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करती है उसे पाथ फंक्शन कहते हैं। आ गया समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बहुत बच्चे पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। आ गया समझ में? तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक ही पेज में एक्सटेंसिव लिखो, एक ही पेज में इंटेंसिव लिखो, एक ही पेज में पाथ फंक्शन लिखो और एक ही पेज में स्टेट फंक्शन लिखो, ताकि आपको इनका जो अंतर है वो अच्छे से दिमाग में रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे। तो आप ये देख लेना। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, बाकी बाद में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पहली बात तो यह है प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक पाथ होता है, प्रोसेस एक पाथ होता है जिसके थ्रू सिस्टम स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाता है। समझ में आया? कुल मिला के बात क्या है कि प्रोसेस क्या है, वो पाथ है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है। ये है बात समझने की। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस वो प्रक्रिया है, वो पाथ है जिसमें किसी भी सिस्टम में स्टेट चेंज होता है, वो प्रोसेस है। अब देखो कितने टाइप के प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए, उन सबको हम स्टडी करते हैं। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे बोलते हैं समतापी प्रक्रम। ठीक है जी। एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है जी। एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, और एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ जी, सम आयतनी प्रक्रम। ठीक है।
एक मैं अलग से बताऊंगा आपको, वो भी देखते हैं। देखिए, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अर्थात dt = 0 हो, मतलब T1 - T2 या T2 - T1 0 हो। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो del T 0 होगा। दूसरी बात एक क्लियर रखना कि हीट एक्सचेंज होता है यहां पर, हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है जी। थर्मली आइसोलेटेड नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि थर्मली आइसोलेटेड नहीं होता, तो ये थर्मली आइसोलेटेड नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। हीट एक्सचेंज होता रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, थर्मली आइसोलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना आप। सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड नहीं होता। इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि del E = NCV/dt और dt = हो गया 0, तो del E हो गया 0। और भी कारण है, बता देंगे। एडियाबैटिक वृद्धोष्म प्रक्रम, इसमें dq = 0 होता है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होता, हीट ट्रांसफर 0, मतलब क्यों? इसमें कांस्टेंट रहती है, हीट ना जाएगी ना हीट आएगी, मतलब हीट दी नहीं जाएगी। कांस्टेंट होने का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहां पे। अब क्यों का क्या कांस्टेंट? जब ली नहीं जाएगी, दी नहीं जाएगी, तो क्यों का मतलब ही नहीं है वहां पर। याद रहे, टेम्परेचर का यहां कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का यहां कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। आइसोबारिक समतापी प्रक्रम, वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो dP = 0, ठीक है। आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आया समझ में? इसका मतलब dV = 0। गेटिंग माई पॉइंट? तो समतापी प्रक्रम, आयतनीय प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ये सारे प्रक्रम आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं इनके लिए पीवी कर्व बनाता हूं तो देखो, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो अगर आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक के लिए होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये कर्व जो आएगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? आइसोकोरिक। अब ये कैसे क्यों आता है ये बाद में बताऊंगा, अभी आप याद रखना बस। आइसोथर्मल के लिए इस तरह से कर्व आता है, ये हमने वैसे गैस स्टेट में कंप्लीट किया होगा। और ये एडियाबैटिक के लिए कर्व आता है, ये आइसोथर्मल के लिए आता है, ये एडियाबैटिक के लिए आता है। ये भी थोड़ा याद रखना आप कि पीवी कर्व, वीपी की बात अलग होती है, पीवी कर्व में एडियाबैटिक का ढाल ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल का कम होता है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि जब इसी कर्व को आप ऐसा करोगे तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा मामला। पीवी कर्व
तो ये सारा समझ में आया होगा आपको कि ये प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? और तो ये प्रोसेस आपके यहाँ पर होते हैं। एक और प्रोसेस हम पढ़ते हैं, वो मैं बता देता हूँ, जो थोड़ा सा आपके काम में आ सकता है। साइक्लिक प्रोसेस। कोई भी सिस्टम था, उसने वेरियस पाथ को फॉलो किया। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, देखते जाना। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, 4 स्टेट में चला गया अलग अलग। पहला पाथ फॉलो किया, स्टेट 2 आ गई। दूसरा पाथ फॉलो किया, स्टेट 3 आ गई। फिर तीसरा पाथ फॉलो किया, स्टेट 4 आ गई, और वापस उसी स्टेट में आ गया। फिर एक पाथ फॉलो करके वापस उसी स्टेट में आ गया। तो इस तरह के जो प्रक्रम होते हैं कि अगर कोई सिस्टम वेरियस पाथ फॉलो करते हुए अपनी इनिशियल स्टेट को वापस गेन कर ले, अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो वो सारे प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस कहलाते हैं। अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं पीवी कर्व बनाऊं, तो ये आपका पीवी कर्व इस तरह से हो गया, और इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व, ये आ जाएगा वर्क डन के इक्वल, कि सिस्टम ने कितना काम किया। ये ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए पीवी कर्व का जो एरिया है, पीवी कर्व का जो एरिया आता है, वो किसको बताता है? वर्क डन को बताता है। ये एडिशनल है, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगले देखते हैं क्या पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो देखिए, अगला पॉइंट है रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल। प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है जी। मान लीजिए कोई भी सिस्टम ए स्टेट में है और वो बी स्टेट में जा रहा है। सिस्टम की बात करेंगे यहां पर, और वो बी स्टेट में आ गया और बी स्टेट से वापस ए में आ रहा है। इक्विलिब्रियम बना हुआ है। साम्य बना हुआ है। ठीक है जी। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रक्रम है जो ए स्टेट से बी स्टेट में आ रहा है, इसकी 2-3 चीजें समझो। बी स्टेट में आ रहा है लेकिन ये बैक नहीं आ सकता, ये वापस ए स्टेट को प्राप्त नहीं कर सकता, तो इस तरह का जो प्रक्रम होगा वो इर्रिवर्सिबल प्रक्रम होगा। अब इसको समझने के लिए हम यहां 2 चीज पढ़ते हैं। ए से बी में ले जाने के लिए जो फोर्स काम करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। वर्क फॉर ए टू बी, ए से बी ले जाने के लिए काम करते हैं। एक होती है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स बी से एक की तरफ लाने में काम करते हैं। ठीक है जी।
तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके ड्राइविंग फोर्स इन्फिनिटेसिमली हल्का सा ज्यादा होता है। किससे? अपोजिंग फोर्स से। जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है तो अपोजिट फोर्स ड्राइविंग फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं वापस की वापस, तो फिर वो इधर आ जाता है, ये फिर इधर आ जाता है। तो एट ऑल स्टेज, सभी स्टेज पे इक्विलिब्रियम बना रहता है। सभी स्टेज पे इक्विलिब्रियम बना रहता है। किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन चलता रहेगा, कभी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, कभी अपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये प्रक्रम इधर से उधर चलता रहेगा, कंफ्यूजन चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। ठीक है जी। इधर क्या होता है कि जो ड्राइविंग फोर्स हैं ये बड़े होते हैं किससे? अपोजिंग फोर्स से। इसलिए जो इक्विलिब्रियम आता है ये हमेशा नहीं बना रहता, इसमें हमेशा बना रहता है। ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे आता है। ठीक है जी। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, तो जो वर्क डन आता है ये मैक्सिमम आता है यहां पर, और यहां पर जो वर्क डन आता है ये मैक्सिमम नहीं आता, नो मैक्सिमम। तो इस एक एक पॉइंट को समझो कि इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज पे बना रहता है, वहां पे इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल फाइनल स्टेज पे आता है। ये फाइनाइट टाइम में होता है, एक फिक्स टाइम में कंप्लीट होता है, और ये अनंत समय तक चलता रहता है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। वर्क डन इसमें मैक्सिमम आता है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन्फिनिटेसिमली रूप से हल्का सा ज़्यादा अपोजिंग फोर्स से होता है, जिसे अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा अपने फेवर की कंडीशन बनते ही इसे अपोज कर देता है, इसे रोक देता है, खुद हावी हो जाता है, खुद ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी बातें थी, अपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझी। आगे देखो फटाफट। तो देखो अगला पॉइंट जो है वो हमारा है इंटरनल एनर्जी। इससे पहले आप एक चीज समझो, एक जो सिस्टम होता है, इंटरनल एनर्जी को समझने से पहले एक चीज समझो, उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट। उसके लिए बहुत तरह की ऊर्जाएं उपस्थित हैं, और वो ऊर्जाएं कौन सी हो सकती हैं वो देखो। एक सिस्टम के लिए हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल, अब इनकी हिंदी जान के भी कोई फायदा नहीं है। तो एक सिस्टम में बहुत तरह की एनर्जी उससे जुड़ी होती है।
तो इंटरनल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम की जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है जी, तो जो ऊर्जा आएगी उसे मैं इंटरनल एनर्जी कहूंगा। इसे मैं E से डिनोट करता हूं या फिर U से डिनोट करता हूं। अब वो पेपर में किस तरह से आती है वो डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी का ये पहली लाइन। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी निकालना है किसी भी सिस्टम के लिए तो उसकी सारी ऊर्जाओं को जोड़ना होगा। ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल प्लस E काइनेटिक एनर्जी प्लस E पोटेंशियल एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। सारी एनर्जी को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? इंटरनल एनर्जी। ये ध्यान रखना आप। दूसरी बात, एक चीज और, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल ई इक्वल्स टू 0 होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। ठीक है जी, अगला देखो। दूसरी बात है कि हर एक अलग अलग पदार्थ के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी का मान अलग अलग होता है। तो इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू ये नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। ये ध्यान रखना आप। इंटरनल एनर्जी में इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, पता नहीं कौन सी में क्या चेंज हो रहा है, कब कौन सा चेंज हो रहा है, इसलिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर क्या निकाल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। मान लो कोई स्टेट 1 पे है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम ए स्टेट में है और ये सिस्टम बी स्टेट में आ गया, यहां इसकी इंटरनल एनर्जी यू ए है, यहां इंटरनल एनर्जी यू बी है, तो मैं डेल यू निकाल सकता हूं, यू बी माइनस यू ए। ठीक है जी। या मैं इसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो डेल यू इक्वल्स टू यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट की फॉर्म में इसे मैं निकाल सकता हूं। मतलब कि डेल यू का वैल्यू निकाला जा सकता है, डेल ई का वैल्यू निकाला जा सकता है, इसे मैं डेल ई भी लिख सकता हूं, डेल ई का वैल्यू निकाला जा सकता है, परंतु ई का या यू का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वहाँ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, कौन सी एनर्जी में कौन सा कब चेंज आ जाता है, इसलिए दिक्कत आती है। अगला देखो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्राचाल है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये एक्सप्लेन की जाती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको काउंट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काउंटेबल है। इस तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। डेल यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम ज्ञात कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी जितनी भी एनर्जीज होती हैं किसी सिस्टम में, उन सब का जोड़ होती है, उन सब का योग होती है। तो अब ये सारा समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं हीट।